अच्छा जी, ये होमवर्क का सवाल एक दिया था मैंने आपको, लाइसेंस ABCD IS 38। ये भी मैंने इसका सोल्यूशन बेहतर करके बनाया है, जिसमें मैंने चारों लाइसेंसेस को अलग अलग शो कर दिया। तो ये पेज आपने भी सोल्यूशन में इसी तरह किया होगा। ये पेज नंबर आप बता दें किताब का कौन सा है सोल्यूशन वाला, किताब का कौन सा पेज है सोल्यूशन वाला। ये सफा अभी मैं आपको बांटूंगा। ना ना भाई, ऐसे ऊपर फ्लाई नहीं करना, किताब निकाल अपनी। पेज नंबर 264। तो पेज 264 पे जाके लिख लें, लेक्चर 56 के पेज नंबर 4 पे सोल्यूशन दिया हुआ है सही वाला। लेक्चर 56 के पेज 4 पर इसका सोल्यूशन दिया हुआ है सही वाला। समझ आ गई? रिवाइज सोल्यूशन, जिसमें मैंने सबको अलग अलग करके दिखाया हुआ है। ओके, अब कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं जिसको मैं डिस्कस करूं। मैंने आपको सिर्फ जो है वो इसका P&L बनवा के देना है और बैलेंस शीट बनवा के देनी है, क्योंकि उसने P&L मांगा हुआ था और बैलेंस शीट मांगी हुई थी। बाकी इसमें कोई मसला हुआ, कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस हुआ, वो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो नोट्स पहली दफ़ा दिए जाते हैं इसमें कोई चीज़ स्किप भी हो जाती है टीचर से, क्योंकि टीचर भी इंसान है। अच्छा जी, अब डिस्कशन शुरू करते हैं जी। P&L में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। बस ग्रीन पट्टी की एंट्रीज कर लेते हैं, स्काई ब्लू पट्टी की एंट्रीज कर लेते हैं। लाइसेंस से बोले अमोर्टाइजेशन डेबिट, PPA क्रेडिट, तो ये P&L में चला जाएंगे 20 रुपए। अच्छा, एसेट क्रेडिट P&L डेबिट, तो इस एंट्री में P&L रिकॉर्ड हो जाएगा। अब कितनी दफा P&L रिकॉर्ड हो गया? 2 दफा। एक डेप्रिसिएशन चलेगी 20 रुपए की, एक रिवैल्यूएशन लॉस चला गया। ये 2 चीजें चलेगी P&L में। तो P&L में डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन लॉस चला गया। आगे बढ़ें। दूसरा लाइसेंस अमोर्टाइजेशन 23, PP वार्म अप की एंट्री होनी है, लेकिन मैं क्यों करूं, अभी मैंने एंट्रीज तो करनी नहीं है। डेप्रिसिएशन डेबिट या अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, इंटेंजिबल डेबिट, सरप्लस इन OCI। इट विल नॉट गो इन P&L, इट विल गो इन OCI, इट विल गो इन, लेकिन OCI हमारे सवाल में नहीं मांगी हुई थी। मैं फिर भी बना रहा हूं, OCI हमारे सवाल में नहीं मांगी हुई थी। यह तरीका है सिंपल सा P&L बनाने का। अमोर्टाइजेशन बता दें कितनी है? 23। डन। तीसरा लाइसेंस ट्राई करें, अमोर्टाइजेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, कितने से? 15। बनता जा रहा है P&L को, समझ आ रहा है? आगे एसेट क्रेडिट P&L डेबिट, इट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन लॉस करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टाना होता है, लेकिन P&L में तो डालना होता है। आखिरी लाइसेंस को रिवैल्यू नहीं करना था क्योंकि मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। अमोर्टाइजेशन कितनी? 5। थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किए, बस एंट्री पढ़ के ना पोस्टिंग करते रहने। इस तरह क्या निकल आएगा बाहर बोले? P&L दस्ती इसको कहते हैं, फौरन निकलेगा इंशाल्लाह। एंट्रीज पढ़ के पोस्ट करते हैं। ग्रीन पट्टी की एंट्री करनी है और स्काई ब्लू पट्टी की। डन। जल्दी बता दें, P&L में क्या जाएगा? 20। P&L में क्या जाएगा? 10। P&L में क्या जाएगा? 23। OCI में 93। P&L में 10। P&L में 5। तो ये सोल्यूशन में बना भी हुआ है, लेकिन अनलकीली सोल्यूशन के अंदर सिर्फ मैंने आपको अमोर्टाइजेशन शो किया और रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि उसने OCI नहीं मांगा था। अगली चीज उसने मांगी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में 170, 300, 65 और 55 बैलेंस शीट में सबको जमा कर देंगे, ये चला जाएगा। एक और चीज आएगी बैलेंस शीट में, डेट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन फॉर द ईयर, नहीं एज ऑन। एज ऑन के लिए सरप्लस जाना है बस। तो यार ये गलती हुई है ना, मैं बता रहा था इसमें गलती है, अभी प्रिंटिंग में भी आएगा तो गलती हुई होगी। ये वो टीए भाई से भी कह के बनवाया था। ये तो लॉस के कॉलम में आना है ना। आप भी सारे ऐसे बैठे हुए और बता नहीं रहे, अजीब है। अच्छा, कितने लोग ये सोच रहे थे? तुम बता दिया करें ना फौरन। माजरत, ये तो पिछला भी सारा आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। ओके, पता नहीं किस धुन में बैठे हैं सारे, तो क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, तो बता दिया करें थोड़ा बता। अच्छा, आप लोगों ने इसी तरह किया होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके भाई, उधर से अब्दुल्ला को बुलाएं, कॉपीज रुकवा दें अगर। चलो ठीक है, इधर सही कर लीजिएगा।
ऑनलाइन में सही अपलोड होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो रिवैल्यूएशन लॉस है, वो पुराने सरप्लस वाला है, वो दूसरा है। और आखिरी चीज ही बता दें आप, बैलेंस शीट में कौन सा वाला सरप्लस जाएगा? एज ऑन वाला, फॉर द ईयर वाला? फॉर द ईयर वाला, एज ऑन वाला। तो 93 का बैलेंस शीट के अंदर क्या चला गया? सरप्लस चला गया। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, सरप्लस रिटेन अर्निंग में शिफ्ट इसलिए नहीं होना था कि ईयर एंड के ऊपर रिवैल्यूएशन हो रही थी, तो जब ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो तो फिर सरप्लस रिटेन अर्निंग में शिफ्ट नहीं होता, वो तो फिर अगले साल जो डिविजन होगी उसमें कोई सरप्लस ऐसा होगा जो रिटेन अर्निंग में शिफ्ट होगा। एक सवाल कल की क्लास में हमने किया था, उस सवाल के अंदर अब हम इसको देख लेते हैं। वो सवाल का मैं सॉल्यूशन खोलता हूं। कौन सा सवाल था? ये वाला सवाल था। अच्छा जी, इस सवाल की बुनियाद पर हम अगर P&L, बैलेंस शीट, OCI और SOCIE बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगी? ये जरा अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं। आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें, आप देखो मार्कर की तरह ये पड़े हुए, आप अपने बच्चा बगल में, आप इस रजिस्टर के ऊपर लिखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन 12 ऊपर लिख लें। क्वेश्चन 12 पास पेपर का नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है भाईजान, ये तो रिवैल्यूएशन वाला है। बस ये लिख लें, पेज 362। पेज 362 का हम बैलेंस शीट और P&L बनाने लगे हैं। अब सिंपल सी 3 चीजें मुझे खोल के दिखाएं, SOCI, P&L और OCI, इसके बाद बैलेंस शीट, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बस तसल्ली से चलें। बिल्डिंग डेबिट, DTL क्रेडिट, बोलें DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो बोलें क्या पोस्ट करूं? सरप्लस इन OCI। चलें जी आगे। डेप्रीसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन, मुझे अपने तरीके से नोट करने दें, आप लोगों ने फिर फ्रेश माइंड के साथ दोबारा नोट करना है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 0.07। ट्रांसफर, सरप्लस डेबिट सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एसेट क्रेडिट 31.92, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, गेन लॉस आया था, एसेट के बेचने पे गेन लॉस आया था 1.16। ये अकाउंटिंग वालों का गेन है, P&L में जाएगा। मैं करंट टैक्स की वर्किंग नहीं करा के उल्टाऊं, लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल 1.16। हाँ नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है, लॉस है। ये एंट्री से पता चलना था। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग 2.87। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 5.62। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 0.25। जी डेप्रिसिएशन 6.38। थ्री पॉइंट वन। पैक्ट। एक काम मैंने कहा था सारी एंट्रीज करने के बाद आपने किया करना है। अब ये एंट्रीज करने के बाद करना है, इस नदी को पकड़ के इस दरिया के अंदर गिरा देना है। दरिया में गिराएं,
8.23 5.04 डन। कोशिश करें खुद करने की, व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर। रिवाइज हुआ कोई पहले दिन वाला? बस एक एक एंट्री करते रहे। क्या 3.53 की एंट्री कर देता हूं, 3.53 की एंट्री आपको कर देता हूं। डीटीएल अकाउंट बना लेते हैं। ये 3.53 बैलेंस शीट में डीटीएल का कैरी डाउन जाना, उसके लिए मुझे फिर डीटीएल स्लैश एज ऑन वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में तो डीटीएल का कैरी डाउन जाएगा, उसके लिए फिर मुझे वो वर्किंग करनी पड़ेगी सारी। क्या चीज? डीटीई निकालने के लिए फिर मुझे जरा डीटीएल का अकाउंट और वो सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो फिर मैं देखता हूं, वो वहीं से उठा लेता हूं या कर देता हूं जी। एंट्री से देखिए पोस्टिंग करें ना आप लोग। जी 31.16 आपने लास्ट क्लास ली है। बस इसकी बड़ी एंट्री पे 10-12 मिनट लगे थे। एसेट क्रेडिट, अकाउंट डेबिट, फिर कैश डेबिट हुआ था 30 रुपए, बैलेंसिंग गेन लॉस आया था। ये गेन लॉस तो नहीं है, ये तो एसेट्स की बुक वैल्यू निकल रही है। अच्छा भाई, ये सीए में क्लासेस छोड़ने वाला रिस्क। मुझे तो सीए कराते हुए याद नहीं पड़ा कि पिछले साल 2 में कुछ छुट्टी की हो। तो आप लोग तो करते हुए छुट्टी करें। देखिए मजबूरियां ऐसी नहीं कि हर बंदे के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं। एक दफ़ा डेंगू भी हो गया था, बट फिर भी कोई क्लास नहीं छोड़ी, आना पड़ा। तो अब क्या करें, मजबूरी है, तो करना है तो करना है। तो तन मन धन देना पड़ेगा सीए को। बीमारी है, जो मर्जी है, व्हील चेयर पे किसी को लाना पड़े, आए, एंड पे जगह बना देंगे। एंड पे जगह रखी हुई है इस क्लास में। तो छोटी ईद पे छोटी क्लास में छोड़ी, बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी क्लास में छोड़ेंगे। ओके चलें जी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपने नॉन करंट एसेट्स में पीपी कितना बैलेंस है जी? 112.4। और इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन, यहां से भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये बना ली है 5.04, यहां से भी मिल सकता है 5.04, और अगर ये बना ली है तो यहां से भी मिल सकता है 5.04। अब वो तो कोई आपने गलती की होगी ना, फर्क आनी नहीं चाहिए ना। देखो 8.23 का सरप्लस है, ये आ गया, और इन तीनों फिगर्स को जमा करके ये आ गई। अच्छा, एक चीज छोटी सी है जो और P&L में शो करनी है, उसके लिए आपने 14 तक रोशन रखिएगा। दैट इज डीटीएल का अकाउंट खोल लें। ये कैरी डाउन जाएगा बैलेंस शीट में, ये कैरी डाउन जाएगा बैलेंस शीट में, और ये P&L में। ये DTE चला जाएगा P&L में, और CTE कितना है? CTE कितना था? करंट टैक्स 17 पॉइंट, पता नहीं, मेरा तो 32.18 है, 32.18। अब अगर आप हजरात मेरे से आज पूछना चाहते हैं कि IAS 12 की कौन कौन सी चीजें P&L बैलेंस शीट में जाती हैं, तो चलें लगे हाथों आज मैं आपको वो भी शो कर दूं, 32.18 कहां जाएगा? करंट टैक्स में। 32.18 कहां जाएगा? करंट टैक्स में। तो यहां पे कोई कंपनी का PBT टाइप निकल आएगा, सेल वगैरह का डाटा अवेलेबल नहीं है। यहां पर
आएगा एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस का आगे नोट बनता है, टैक्स एक्सपेंस का आगे नोट बनता है, वो जो नोट नंबर 1, इसमें करंट टैक्स आता है और डेफर्ड टैक्स आता है। तो देख लेते हैं करंट टैक्स कितना 32 पॉइंट और डीटीई कितना, डीटीई 2 पॉइंट, वो जो नोट में लेके जाते हैं कितना 2.18। ये खर्चा उलट रहा है 30। एक चीज मैंने आपको फाइनल अकाउंट के टॉपिक में बतानी है, इस 30 को यहां जाके आप लोगों ने लेस किया करना है, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट के टॉपिक में बतानी है, क्योंकि टैक्स तो अपने अंदर खर्चा है ना, तो P&L के मुंह पे तो नेगेटिव साइन के साथ शो होगा। ये चीज मैंने आपको फाइनल अकाउंट में जाके बतानी थी कि ये जो फिगर आया करेगा ना, इस फिगर को हमने P&L के जब मुंह पे ले जाना है, तो ये खर्चा है, खर्चों को P&L के मुंह पे कैसे शो करना है ऊपर। तो ये चीज फाइनल अकाउंट की, इसको छोड़े परे भाई, ये याद है ना साइंस। अच्छा ये P&L में चला गया, बैलेंस शीट में बताएं क्या जाएगा। बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स का 10.43 कुछ बच्चे समझते हैं डेफर्ड टैक्स में ये वाला बैलेंस जाएगा, ये नहीं जाना, इसमें सिर्फ एक चीज का टेम्परेरी डिफरेंस है, और भी बहुत सी चीजों के टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको पता है टी अकाउंट्स के क्या जाते हैं, कैरी डाउन 10.43। नॉन करंट लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना, और आज पहली दफा आपको मैं शो करने लगा हूं करंट लाइबिलिटीज में सीटीपी जाता है, करंट लाइबिलिटीज में सीटीपी जाता है। जनरल एंट्री बताएं 32.18 की, 32.18 की जनरल एंट्री बताएं। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेबल, पेबल क्रेडिट, पेबल क्रेडिट। और ये हुकूमत पाकिस्तान 2-3 महीने में ले लेती है, इसको नॉन करंट में नहीं डालना। इसे कहां डालना है 32.18। तो ये जी आज हमने IAS 12 के 4 चीजों को बैलेंस शीट में भी शो करके दिखा दिया। खर्चा डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट का कैरी डाउन इधर चला जाएगा और डीटीई टी अकाउंट से आ जाएगा वो 2.18 है। सो नाउ इट इज इट्स काबिल, यू कैन टेक अ PIC ऑफ इट। 2 पॉइंट क्या चीज, क्या भाई, ये तो सरप्लस की वजह से जो डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट है वो है। सिर्फ डेफर्ड टैक्स सरप्लस की वजह से नहीं होता, हमारी अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का भी डिफरेंस होता है, और भी कई फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसलिए बेहतर है डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट पकड़ें और टी अकाउंट का कैरी डाउन यहां पे शो कर दें। क्या कौन सा एंट्री बताएंगे 2.18 की, DTL क्रेडिट, DTL डेबिट और DTE क्रेडिट। खुशी हुई, ये खुशी हमने रिकॉर्ड कर दी। खर्चा खुशी, ओवरऑल खर्चा नोट में इसी तरह रहेगा पॉजिटिव, लेकिन P&L मुंह पे नेगेटिव साइन अंदर है। ना 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 30 तो करंट डेफर्ड मिला के है। हुकूमत पाकिस्तान को पेएबल 32.18 है। ये तो डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए अकाउंटेंट्स ने एक रूल निकाला हुआ है। इस तरह की कोई आपने बात टैक्स की क्लास में नहीं पढ़ी थी। गवर्नमेंट को तो यही वाला पे करना है आपने 32.18। चलें जी, अब एक सवाल करते हैं, 15-20 मिनट उस पर लगा लेते हैं या आधा घंटा, ताकि ये वाली सारी चीजें जरा रिवाइज हो जाए, फिर हम आज आगे मूव करते हैं। ये इधर ही निकाल लें क्वेश्चन नंबर 30। तो ऐसे ना चीजें देख के रिवाइज कर लें तो फिर फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 327। अब इंशाल्लाह आप इस नियत से बैठेंगे, फ्रेश माइंड है, ताकि सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। Abid Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of PPE and has a policy of revaluing its assets on annual basis using the net replacement value method. Page number 327. 4 buildings were acquired in same vicinity, करीब का इलाका, on 1 January 12 at a cost of rupees 300 million. The useful life of building on the date of acquisition was 20 years. 300 ईच लिखा हुआ या टोटल 300? टोटल 300 की। कितनी बिल्डिंग्स? 4। The results of revaluation carried out during the last 3 years by an independent firm of value as follows.
रिवोल्यूशन डेट यकम जनवरी 13, यकम जनवरी 14, यकम जनवरी 15. ऑन 30/15 वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹80 million एंड टैक्स रेट इज 40%. लिखिए आप करंट टैक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि पीबीटी वगैरह नहीं दिया हुआ. ठीक है, कोई मसला नहीं. करंट टैक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि पीबीटी वगैरह नहीं दिया हुआ. लिख लिया आप लोगों ने. करंट टैक्स सिर्फ कब निकाल सकेंगे? जब पीबीटी दिया होगा. अब इंशाल्लाह हम टारगेट अपना सेट करते हैं. आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ के सर मुझे कैलकुलेशंस करवानी है. 5 मिनट के अंदर जो है वो आखिरी 2 कॉलम खोले बगैर वर्किंग्स को मुकम्मल कर देते हैं. सिर्फ एक डिस्पोजल है, वो किस साल में है? 15 के साल में. ओके, 2 कॉलम में आखिर में छोड़ रहा हूं. डेट ऑफ परचेज बताएं. यकम जनवरी 12. कॉस्ट 300. 31/12/12. डेप्रिसिएशन 300 डिवाइड बाय, सिर्फ ना मेरे साथ अटेंशन के साथ नोट करें. आप लोग फिर 2 मिनट में आगे नोट कर लीजिएगा. 285. 31/12/12. बुक वैल्यू 285. यकम जनवरी 13. रीवैल्यूड नहीं, रीवैल्यूएशन नहीं यार, खुदा का खौफ करो. रीवैल्यूड अमाउंट 323. रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 38. आज आखिरी दफा देख लें चीजों को, साथ साथ हाइब्रिड में नोट कर रहे हैं. मिन्नत है भाई, जरा सब्र करते हैं थोड़ी देर. अच्छा, इसके बाद जब भी रिवैल्यूएशन के बाद डिप्रिसिएशन होगी तो रिमेनिंग लाइफ निकालनी है. अब मैंने डिप्रिसिएशन निकालनी है रिवैल्यूएशन के बाद. तो 1 साल गुजर चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ 19 साल. तो डिप्रिशिएट ओवर 19 ईयर्स. 17 2 31/12/13. प्लीज कैलकुलेटर सबके हाथों में हो. इधर से नजर आ रहा है किस किस के हाथ में कैलकुलेटर नहीं है? 36. अच्छा जी, अब 14 के पहले दिन भी रिवैल्यू हो रहा है. चलें जी, 14 के पहले दिन रिवैल्यू करवाएं. डेट बताएं ना. 14 के पहले दिन रिवैल्यू हो रहा है. रिवैल्यूड अमाउंट 252. 306 वाली चीज अनलकीली किस पे चली गई? लॉस. अच्छा, अब पहले से फायदा 18 का लॉस. चलें जी, अब 14 की डेप्रिसिएशन ओवर 18 ईयर्स. आम हालात वाली डिप्रेशन 15, खास हालात वाली 14. अब इसकी एंट्री कोई नहीं करनी. जी बोलें. डेट बुक वैल्यू 238. नेक्स्ट. ये वाला कॉलम एसेट चल रहा है, ये वाला सरप्लस चल रहा है और ये वाला P&L वाला चल रहा है. आगे तारीख बताएं जरा. रिवैल्यूड अमाउंट सवाल से देखें क्या आ गया. 17 को पहले खत्म करें, फिर 17 का सरप्लस बुक करें. चलें जी. आप बता दें व्हाट हैपेंड. 30/15 को क्या हो गई? डिस्पोजल. अब आप मुझे ये बता दें इस साल कितने इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे? 3. ऑन 30/15 एक बिल्डिंग बिकी 80 मिलियन की. 80 को कुछ नहीं करना आपने, एक बिल्डिंग मिली 80 मिलियन की. अच्छा जी, अब मुझे बताएं जो मेरी बिल्डिंग बिकी 80 मिलियन की 30/15 को, ये किस वक्त बिकी? साल के मिड में. तो हम ऐसा करेंगे कि एक काम करेंगे हम, नहीं पहले रिमेनिंग लाइफ निकाल के रख लो, पहले रिमेनिंग लाइफ निकाल के रख लो ताकि डेप्सिया निकालने में मसला ना हो.
पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, ये क्या कर, इधर देखे ना, पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, बस नहीं आता नहीं गिनना। तो भाई रिमेनिंग लाइफ आपने इस वैल्यू को खत्म करना है 272 को। पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, कितने साल हो गए? 3, टोटल 20, 20 माइनस 3, 17 विल बी रिमेनिंग लाइफ। पहले में 20 ली थी, दूसरे में 19, अगले में 18, अब 17 साल विल बी रिमेनिंग लाइफ। इस 17 को जब आपने कैलकुलेट कर लिया, अब चाहे आप डेफिनेशन की डेट लिखें, जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, 30/15 को मेरी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो चार्ज होनी है ऑफ 1 बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग्स की? 1 बिल्डिंग। ये 30/15 को। इसके बाद 30/15 को डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू यहां से निकाल दी जाएगी। इसके बाद 31/12/15 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 3 बिल्डिंग्स की। डन। अब आप यहां पे खड़े होकर मुझे एक चीज बताएंगे, पिछले सवाल में, कल वाले में यह मसला नहीं था, आज वाले में यह मसला है कि 272 4 बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू और 17 4 बिल्डिंग्स का सरप्लस। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं 272 को 4 से डिवाइड करूं और 17 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या जवाब आया? 68 और 4.25। अब लास्ट क्लास की तरह मुझे यह बता दें कि ये जो अमाउंट्स आ रही हैं इस 272 में कितना पड़ा है? 68 मेरी बिकी हुई बिल्डिंग का, और इस 17 में 4.25। अब एक काम करना है, देखते रहिएगा। इधर आप लोगों ने लिखना है, खुला करके लिखते हैं, इधर आप लोगों ने लिखना है 68 डिवाइडेड बाय 17 इंटू और 4.25 इंटू 6/12। सबर। और इधर आप लोगों ने लिखना है खुला करके 272 माइनस 68। इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ 3 बिल्डिंग्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर, यकम जनवरी 15 एट स्टार्ट ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाय 17 एंड 17 माइनस 17 is surplus at start of year of 4 buildings minus surplus of 1 building is the surplus of remaining 3 divided by 17। अब इनके जवाब बता दें। 2 ऊपर वाले का 2 0. सोल्यूशन में देखें क्या है, 0.13 या 0.1 है। असल में सोल्यूशन से मैच इसलिए करा रहा हूं ताकि घर में सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है हमने किताब में, 0.13 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है? पॉइंट, ओ तेरी खैर, इतना लंबा लिखा हुआ है सोल्यूशन में। 0 और इधर 0.75। डिस्पोजल्स की बीवी इंशाल्लाह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वो मैं नहीं कर रहा। चलें जी, यहां तक अब आप हजरात जो है वो नोट कर लें। ये लें, नोट करना शुरू करें। 3 मिनट है आपके पास। मुझे शर्म आ रही है उन लोगों को देख के जो अभी भी ऊपर देख रहे हैं, यानी इतने दिन हो गए अभी भी ऊपर देख के कर रहे हैं। यकम जनवरी 15 तक तो पहुंचे ना, फिर अगली बात बाद में है। यकम जनवरी 15 तक तो पहुंचे, ऊपर कर दो। हाइब्रिड में मैं रोज नंबर बता रहा हूं जो ऊपर देख रहे हैं। ठहर जाओ, ये बंदे पकड़ लेते ऊपर देख रहे हैं। सब कर ये पकड़ा गया, उधर आप ही पकड़ा गया, और कौन पकड़ा गया? चिराग तले अंधेरा। हाँ जी, अगले 2 कॉलम जगह छोड़ दें। बड़ी जल्दी पूछ लिया, तुझे मारने हैं। ओके, मेहरबान आप भी कुछ कर लें। क्यों
ये हाइब्रिड में तीसरी रो में भी कोई देख रहा है ऊपर, ये तीसरी रो में भी ऊपर कोई देख रहा है, दूसरी में भी देख। ये इस क्लास में भी पकड़ा गया। ओए ऑनलाइन वाला भी देख रहा है। डेट्स क्यों देख रहे हैं खुद? ये आपके दाएं में वाले नहीं छुट्टी की है सैटरडे को, दूर जाने की जरूरत है। जी हाँ हाँ हाँ, वो आलम कॉपी करवाने गया हुआ है, कॉपीज करवाने गया हुआ है, कॉपीज चाहिए। करवा के रख दी नहीं है तीनों क्लासों में। ओके अभी हाँ ठीक है, बांट देना साथ ही, बांट दें साथ ही। छोटा सा करके लिख लीजिएगा। 272 में क्या पड़ा हुआ है? 68, एक बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू। नोट्स किसी को ना मिले हो तीनों क्लासों में, भाई उधर बांटे ना यार। ले आए नोट्स कहीं से, अगर नहीं है तो। एक क्लास में पहुंचे ही नहीं हुए नोट्स। डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू निकाल लें भाई। ओके चलें जी, मैं इसको ज्यादा खूबसूरत तरीके से अब आपके सामने शो करने लगा हूं। $272 में क्या पड़ा हुआ था? 68, और दूसरे में क्या पड़ा हुआ था? 4.25। अब देखिए मैंने क्या किया, 68 को और 4.25 को डिवाइडेड बाय 17 इंटू 6/12 कर दिया, और इधर देखें 272 में से 68 माइनस किया और 17 में से 4.25 माइनस किया और इसको डिवाइडेड बाय 17 कर दिया। ये क्या निकल आई बोले? पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब हमारी एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको शो कर देता हूं। वो क्या चीज है, किसी को याद हो? डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू। डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू FR1 की क्लास में डिस्पोजल की बुक वैल्यू होती थी कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट मॉडल जब यूज हो रहा होता था तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस अकमुलेशन। इधर होगी, भाईजान सुनो यार, अब इधर होगी लेटेस्ट मार्केट वैल्यू माइनस जब लास्ट टाइम रीवैल्यू हुआ था तब से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द लेटेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डिस्पोजल? 68।
उस दिन से लेके 6 महीने की डेप्रिसिएशन। जवाब ये बताया था लास्ट क्लास में। व्हाट इज लेटेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ बिकावा एसेट? व्हाट इज लेटेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ सारे? व्हाट इज लेटेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ बिकावा? What is accumulated depreciation from Yakam January till date of disposal? And next, अगला काम, what is surplus of this building minus surplus already transferred to retained earning? What is to be transferred? 4.125। असल में आप देखें इससे हुआ क्या फायदा, पूरा 68 किताबों से बाहर निकल गया, पूरा 68 दो डेप्रिसिएशन के नाम से, बाकी डिस्पोजल के नाम से। कितना सरप्लस था, कितने सालों में खत्म होना था? 17 सालों में। 17 सालों में से सिर्फ 6 महीने के लिए भी खत्म हुआ, थोड़ा सा 4.25 का 0.1 कैसे नहीं बिक गया। तो हमने सोचा बकाया सारे सरप्लस को भी कहां डाल दें? रिटेन्ड अर्निंग में डाल दें। डन। अब आपने काम करना है, अब आपने 2 कॉलम डालने हैं, और लेकिन वो जो कॉलम है ना मेरे भाई, प्लीज वो अभी भी किसी ने क्लास से पहले पूछा है, तो आप लोग भी सारे सुन लें, इसको ना तोड़ना है, याद रखिएगा, इस कॉलम को बस तोड़ना है 2 कॉलम्स के अंदर। इस कॉलम को आपने 2 कॉलम्स के अंदर तोड़ना है। इस कॉलम को अब 2 कॉलम्स के अंदर अगर हम तोड़ें, अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये घर जाके इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने पिक्चर आ जाएगी इसको 2 कॉलम्स के अंदर तोड़ने की। ये सारा कर लेने के बाद अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं किन चीजों की एंट्रीज करनी है, किन चीजों की नहीं करनी, फिर उसके बाद अगली डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। अब मैं मूव करने लगा हूं जर्नल एंट्रीज की तरफ, जर्नल एंट्रीज की तरफ। पहले सालों की एंट्रीज करना तो आपका टाइम ही जाया कर रहा होगा। ये हमने एक येलो लाइन लगाई थी। ये कर लेने के बाद इस कॉलम का यूजेज कोई नहीं है। अब किन किन चीजों की एंट्री नहीं करनी, आपने सबसे पहले स्काई ब्लू पट्टी के अंदर मुझे बताना है। स्काई ब्लू पट्टी की चलिए एंट्रीज कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात आज सुन लें, ग्रीन पट्टी में कुछ चीजें हुआ करेंगी जिनकी एंट्री आपने नहीं करनी। स्काई ब्लू पट्टी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी एंट्री ना करनी हो। आप ग्रीन पट्टी में चीजें ढूंढ के बताएं जिसकी एंट्री नहीं करनी। आम हालात वाली डेप्रिसिएशन, खास हालात वाली, खास हालात वाली। अब इस 14 में मसला, एक तो आपने P&L में ये जो नेगेटिव को प्लस करके उल्टाते हैं, एक इस ग्रीन पट्टी की एंट्री नहीं करनी, और स्काई ब्लू कॉलम खत्म छोड़ें, सिर्फ ग्रीन कॉलम की बात करें। ग्रीन कॉलम में आप हजरात ने जो है वो ये वाली एंट्रीज नहीं करनी। ग्रीन में आपने ये वाली एंट्रीज नहीं करनी, क्योंकि ये एंट्रीज होती हैं DTL क्रेडिट या डेबिट, और ये DTL वाली एंट्रीज हैं, ये ऑटोमेटिकली किस अकाउंट के अंदर आ जाएंगी? आप बता दें, बड़ा सा करके लिखिएगा, सिर्फ ग्रीन पट्टी वाली 2 चीजों की जनरल एंट्री नहीं करनी होती। यह बात आज आपके सामने पहली दफा इस तरीके से आ रही है। सिर्फ ग्रीन पट्टी वाली 2 चीजों की जनरल एंट्री नहीं करनी होती। स्काई ब्लू पट्टी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रीन पट्टी किसके लिए है? डेप्रिसिएशन के लिए। एक, जब P&L वाला कॉलम प्लस साइन के साथ रिवर्स हो रहा हो, देखिए, बोले इधर देखें, एक, जब पहले देख लें, P&L वाला कॉलम प्लस साइन के साथ रिवर्स हो रहा हो, लिखें। एक, जब P&L वाला कॉलम प्लस साइन के साथ रिवर्स हो रहा हो। और एक, ये ग्रीन पट्टी लिखा हुआ ना ऊपर, और एक DTL वाला पूरा कॉलम, मजे करें बस, DTL वाला पूरा कॉलम फर्क कर देना।
डीटीएल वाला पूरा कॉलम फॉरवर्ड कर देना, टेंशन नहीं लेनी। ग्रीन पट्टी में डीटीएल वाला पूरा कॉलम, बस अब दो बातें याद रख लें। पूरा कॉलम, डीटीएल वाला पूरा कॉलम फारिग कर देना है। डीटीएल वाला पूरा कॉलम का मतलब सुनो, ये डीटीएल, ये ग्रीन पट्टी फारग, ये डीटीएल, ये ग्रीन पट्टी फारग, ये भी येलो पट्टी उसके साथ ही कवर हो जाएगी, और ये डीटीएल, ये ग्रीन पट्टी, सब खत्म। तो अब दो चीजें जरा पक्की याद कर लें हमेशा के लिए, क्या क्या एंट्री नहीं करनी जब पी एंड एल के कॉलम। पहली तो बात है एंट्री किसकी नहीं करनी, स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री हमेशा करनी है, देयर इज नो एक्सेप्शन। ये बात साइड पे रख दी। फिर ये बात साइड पे रख के आपने रजिस्टर पे हेडिंग डाली, स्काई ब्लू पट्टी वाली बात मत लिखें कि ग्रीन पट्टी की दो चीजों की एंट्री नहीं करनी। नंबर 1, जब पी एंड एल वाली फिगर प्लस साइन के साथ आ जाए तो एंट्री नहीं करनी, और जब डीटीएल वाले कॉलम में ग्रीन पट्टी की जो मर्जी एडजस्टमेंट हो, ग्रीन पट्टी की, स्काई ब्लू की नहीं, उसकी भी आपने एंट्री नहीं करनी। बस ये बातें याद रहेंगी हमेशा के लिए। अच्छा, सैंपल बेस पर इस सवाल में देखें ये रूल, सैंपल बेस पर पिछले सवाल में रूल देखें। पी एंड एल वाले कॉलम में सिर्फ कौन सी पट्टियों पे नजर है आपकी, ग्रीन। पी एंड वाले कॉलम में ग्रीन पट्टी वाली पॉजिटिव साइन वाली एंट्रीज, और डीटीएल वाले कॉलम में ग्रीन पट्टी वाली कोई एंट्री भी। डन फॉर एवर, एक दफा अपने मुंह से बोल दें, ग्रीन पट्टी में दो एंट्रीज नहीं करनी। नंबर 1, पी एंड एल के कॉलम में जो रिवर्स पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे हैं, और डीटीएल के कॉलम में जितनी एडजस्टमेंट आ रही है ग्रीन पट्टी वाली, उनको नहीं करना। डन। ये कर लेने के बाद इनफ्लेक्शन, जी लॉजिक तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें फिर पहला लेक्चर मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा, वो शुरू कर लेते हैं लॉजिक 1 बाय 1 फिर। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1-2 मिनट फिर दे दें, अब डिस्कशन शुरू करते हैं फिर। तो इसमें काफी लंबी डिस्कशन हुई थी कि पहले मैं बात करता हूं कि इस ग्रीन पट्टी की क्यों नहीं एंट्री करनी। मैंने कहा था ये आइटम है विद इन पी एंड एल, डेप्रिसिएशन क्या है, कितने लोगों को याद है, ये आइटम है विद इन पी एंड एल। अब टाइम लगता है चीजों पे, तो कोई मसला नहीं लगने दें। ये आइटम है विद इन पी एंड एल। विद इन पी एंड एल जब ये आइटम है तो फिर इसका डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी विद इन पी एंड एल होगा। ये आइटम था आउटसाइड पी एंड एल, जो सरप्लस आ रहा था आपका, इसलिए इसका इंपैक्ट भी आउटसाइड पी एंड एल था। अच्छा, अब 17 इज विद इन पी एंड एल, तो ये भी विद इन पी एंड एल, तो इसकी एंट्री फिर बनी थी डीटीएल डेबिट डीटी। तो मैंने कहा था ये एंट्री अलग से अगर आप कर भी लें तो एंड पे डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में डीटी बैलेंसिंग आ ही जाना है, इसलिए इसकी अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, करनी है तो कर लीजिएगा। ये इसकी लॉजिक हो गई। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन सारी बातें पेपर में सारी चीजों की लॉजिक याद नहीं रहती, कुछ ना कुछ रूल भी ज़हन में होने चाहिए। दूसरी और आखिरी बात, पीछे रह गया ये वाला जो 1, इसको इग्नोर किया है। तो मैंने कहा था ये जो 18 है दैट इज इन पी एंड एल। अब ये पी एंड एल के अंदर है 18, तो ये पी एंड एल के अंदर यानी आउटसाइड पी एंड एल नहीं है, विद इन पी एंड एल है। तो रिटेन्ड अर्निंग में 14 का खर्चा गया रिटेन्ड अर्निंग में, और इधर वो जो 18 का खर्चा है वो रिवर्स हो रहा है, तो वो 14 का खर्चा गया, उसमें 1 का वो डिफरेंस यहां आ रहा है। दोनों पी एंड एल टाइप चीजें हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर दें, लेकिन इस पर ज्यादा बात नहीं की थी, इसलिए इस डिस्कशन को छोड़े पड़े। तो इन द एंड कंक्लूजन, ग्रीन पट्टी की 2 एंट्रीज नहीं करनी। नंबर, नेगेटिव फिगर जब रिवर्स हो रही होगी पॉजिटिव साइन के साथ, एंड नंबर 2, डीटीएल के कॉलम में सारी चीजें। इसके बाद सेकंड्स का काम है, 300 की एंट्री, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। 15 की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अकम्युलेशन में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, अकम्युलेशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से 15, बिल्डिंग डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, accumulated depreciation debit building credit with the amount of सारे अब चुप एक मिनट, बिल्डिंग क्रेडिट P&L डेबिट DTL डेबिट सरप्लस इन OCI डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation क्रेडिट। ये सवाल इनफ होगा आपकी पूरी डिवीजन के लिए, इसको घर में जाके आपने करना है। accumulated डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 14 से, बिल्डिंग डेबिट P&L क्रेडिट DTL क्रेडिट सरप्लस इन OCI, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन
क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। याद है आपको मैंने कहा था स्काई ब्लू पट्टी की दो एंट्रीज होती हैं, वार्म अप की और रिवैल्यूएशन की, और ग्रीन पट्टी की डेप्रिसिएशन में अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो सरप्लस डेबिट वाली एंट्री भी होती है। बिल्डिंग क्रेडिट 68 से, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 2 से, इस 66 की अलग से एंट्री नहीं होती। और कैश डेबिट, कैश डेबिट कितना सवाल में 80, और बैलेंसिंग गेन लॉस आ जाएगा। इसके बाद सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये सारी की सारी इसकी एंट्रीज होगी। डन। तो ये वाला पोर्शन असल में मैंने आपको रिवाइज कराना था, जो लास्ट क्लास के अंदर जो है वो आपको करवाया था। अब जैसे एसेट वैल्यू लूज कर रहा है उसको टैक्स भी कम हो रहा है, नहीं, ये आप एंट्री कर लें डेफर्ड टैक्स अकाउंट के अंदर, डेफर्ड टैक्स अकाउंट के अंदर कर लें। जैसे जैसे एसेट लूज हो रहा है वैसे वैसे हमें टैक्स वैल्यू लूज हो रही है ना, डेफिसिट हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा है, टैक्स सेव हो रहा है, तो ये सेविंग है टैक्स की। अब ये आपके सामने है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप सिर्फ 15 के साल की SOCI और 15 के साल की SOCIE बना दीजिएगा। SOCI और SOCIE सिर्फ 15 के साल। एक छोटा सा हिंट दे दूं, ये 10.2, ये 10.2 इधर आना है क्योंकि पहले कभी रिवैल्यूएशन हुई भी है। ये है यकम जनवरी। एक बार याद रखिएगा, जैसे रिवैल्यूड अमाउंट क्या आ गई, बैलेंस शीट टाइप चीज होती है ना, तो ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। व्हाट इज दिस 10.2? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम। चलें, ये कोई मेरी नजर में इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बाकी चीजें पहले पोस्ट करें, 1 बाय 1 जनरल एंट्रीज पोस्ट करें जल्दी से। SOCI बनाएं और SOCIE बनाएं। Okay. First of all, just feel relaxed and सारे इधर देखें। कभी भी आपने P&L बैलेंस शीट बनाना हो ना, उससे पहले ना ओपनिंग बैलेंसेस जरूरी हैं। या स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी बनानी हो तो ओपनिंग बैलेंसेस जरूरी हैं। इसका मुझे ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं चाहिए कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने बस एज इट इज इसको उठा लेना है, बैलेंस शीट अगर बनानी पड़ी तो इसकी मुझे टेंशन नहीं है। ये आपको शायद DTL का ओपनिंग बैलेंस लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि DTL में सिर्फ ये एसेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वजह नहीं बना होगा, इसके अलावा और बहुत से एसेट्स हैं जो वजह बने होंगे। व्हाट इज सरप्लस एज ऑन यकम जनवरी 15? 10.2। ये एक छोटी सी चीज इस सवाल में मजे की आई कि यकम जनवरी 15 को 10.2 आ गया इधर। ये कोई गलत भी कर देगा तो आधा नंबर इसका कट जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 10.2 ये हमारे, हाँ सॉरी मादरत यार, मैंने पिक्चर पूरी नहीं खोली हुई थी। ये फॉर द, इसकी तो एंट्रीज तो यहां से होनी शुरू होनी है। सॉरी ये 1 मिनट, दैट इज ईयर एंडेड बोलें, यकम जनवरी 15 से 31/12/15। मादरत, ये बैलेंस उठाएं जल्दी। यकम जनवरी 15 को, ये तो फॉर द ईयर आया ना, 31/12/14 की रात को बैलेंस बताएं 0।
ये फॉर द ईयर आ जाएगा। ओके, अब यहां से ये 0 आ गया, डेट इज 31/12/14 का क्लोजिंग या 1 जनवरी 15 का ओपनिंग। अब एंट्रीज पोस्ट करना शुरू करते हैं। अकामुलेटेड एब्सेंट डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। दूसरी एंट्री बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग P&L क्रेडिट, रिवैल्यूएशन गेन कितना 17। बोले बोले एंट्री बिल्डिंग P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन कितना 10.2। बिल्डिंग डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 2 से। सरप्लस डेबिट कितने से 0. एसेट क्रेडिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। आप जाके सॉल्यूशन में देखें कितने का बेचा है, गेन 14, गेन ऑन डिस्पोजल 14, डिस्पोजल का गेन 14। एंट्री बोलें 2.475 की। सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग, हाँ सरप्लस डेबिट रिटेन्ड कितने से 2. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.45। सरप्लस डेबिट कितना 0.45। ये एंट्रीज करने के बाद एक छोटा सा काम और कर देने, 10.2 को उठाकर सरप्लस फॉर द ईयर में डाल देना 10.2। इट्स ओवर नाउ। ट्रांसफर कितने लोगों ने इसी तरह किया था एज, और कितने लोगों से ऊपर वाली वो मिस हो गई थी स्काई ब्लू लाइन। नो फीलिंग थोड़ा थोड़ा सही है। बस एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, एंट्री जो बंदा करता रहेगा ना उसकी ये पोस्टिंग मजबूत हो जाएगी। एंट्री में मसला करेगा तो पोस्टिंग में मसला होगा। बैलेंस शीट में सरप्लस 7.2 और एसेट 192। अब बोर हो ही रहे हैं तो फिर बोरियत की इंतहा पे चले जाते हैं। बोर हो रहे हैं, बोरियत की इंतहा पे चले जाते हैं। करंट टैक्स, करंट टैक्स, करंट टैक्स की वर्किंग 15 की और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का टी काउंट नहीं, एज ऑन की वर्किंग नहीं हो सकती क्योंकि टैक्स बेस मिसिंग है। अगर आपने करनी भी हुई तो मैं आपको थोड़ी सी करवा दूंगा, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, वो सारा मैं कुछ करवा दूंगा करवाना हुआ तो। चलें अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और यहां से शुरू करते हैं। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टी काउंट और करंट टैक्स की वर्किंग। बिल्डिंग डेबिट, बोले बोले बोले, बिल्डिंग डेबिट
P&L क्रेडिट, बोले 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 बोले, लेस रीवैल्यूएशन गेन। रिकॉर्ड करूं या उल्टाऊं? डन। एस एंट्रीज पे बस इसकी ग्रिप होगी ना, उसके लिए सारी चीजें आसान है। एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट, अकाउंटिंग वालों ने किया, टैक्स वाले क्या कहेंगे? उल्टा दो 17 को, DTL क्रेडिट 6.8 से, सरप्लस इन, इसका करंट टैक्स और DTL के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामोडेशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामोडेशन क्रेडिट, 2 जमा 12 14। एड बैक कर दें अकाउंटिंग वालों की, टैक्स वालों नहीं अवेलेबल, मुझे रेट नहीं अवेलेबल। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, इट हैज नथिंग टू डू विद करंट टैक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट, ये स्टेटमेंट इक्विटी में डायरेक्ट जाती है। रिपीट रिपीट, एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट हो गया था, हमने लेस कर दिया, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामोडेशन 14 से, ये अकाउंटिंग डेप्शन है, इसको क्या करें? उल्टा दें, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट आखिरी चीज 66 अकाउंटिंग गेन, क्या कर दें? अकाउंटिंग गेन कितना? 14। तो एक बच्चे ने कहा भाईजान वही चीजें जो P&L में डाली थी, वही चीजें जो P&L में डाली थी, इधर जाके बड़ा कमाल किया आपने, करंट टैक्स की वर्किंग हमें सिखा दी। ठीक है, अगली चीज, इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है लेकिन टैक्स बेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं आ सकता। डन, नोट कर लें। ये अब हमने 15 के साल के लिए क्या बनाया, जल्दी बोलें? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। अब आसान लग रही चीजें। जनरल एंट्रीज पे क्या लेनी है? ग्रिप। जनरल एंट्रीज पे किसी ग्रिप आ गई उसके लिए सब आसान है। क्या करना है? एसी को ऊपर कराना है, एसी को भाई ऊपर करवा दें उधर भी। ओके, इसको बंद कर दें थोड़ी देर। क्या आ रहा है? इसको करें जो करना है, पूछें जरा। इसको क्या करना है? ये कोई एसी लगाए बगैर ही गुजारे चल गए, इतनी सर्दी होगी एकदम यार। इसको भी करो जो करना है। इसको 22 पे कर दो। इतना तंग करो बच्चे को कि FAR 1 उसको याद आ जाए। एक चीज कौन सी वाली? एसेट वाली कहां पे? कौन सी वाली? DTL के टी अकाउंट में। हाँ, तो स्काई ब्लू पट्टी की बस एंट्री कर लिया करो। यह हाल है। एसेट डेबिट, हाँ दूसरा कर दें, दूसरा कर दें पार्ट। अच्छा, कोई